तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आज मैं आप लोगों की त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपकी विज्ञान के बुक के चैप्टर नंबर 5 जो कि आप लोगों की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, इसके मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं और साथ ही साथ उनके आंसर भी बताऊंगा। तो ये आपके एमपी बोर्ड की जो त्रैमासिक परीक्षाएं जो कि 28 तारीख से होने वाली हैं, उनके लिए बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूं। तो हमारे अध्याय 5 का नाम है जीवन की मौलिक इकाई और ये आपको पता है कि ये आपकी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में पहले कितने नंबर का आना है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें टोटल अंक आने हैं 15 नंबर का। तो इसमें एक खाली स्थान आएंगे और 4 सत्ता सत्ता आएंगे, उन्होंने पहले से बता दिया। और एक 3 आएंगे यहाँ पर 2-2 नंबर के और एक आएगा यहाँ पर 4 नंबर का। ठीक है, तो ये सत्ता सत्ता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और रिक्त स्थान तो एक ही आना है, बहुविकल्प इसमें से आना ही नहीं है। तो जल्दी से इसके हम लोग देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसके खाली स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अरे भाई कहाँ गया, आ जाओ, कहाँ गया। हाँ, तो देखिए, ये इसको मैं थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ, चलो इसको नहीं वैसे ही कर लेता हूँ। तो देखो, हाँ भाई थोड़ा तू ऊपर पहुंच जा पहुंच जा पहुंच जा पहुंच जा, ये बात। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है, जीवन की मौलिक इकाई कहलाती है। तो आपको ये पता ही है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई कहलाती कोशिका। कोशिका की खोज यहाँ पर किसने की थी, तो कोशिका की खोज आप लोगों को पता है कि रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है। अगला क्वेश्चन, जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था ल्यू बैन हक ने। किसने देखा था, ल्यू बैन हक ने। ठीक है, अब रॉबर्ट जो हुक हैं, उन्होंने कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन वो कैसी कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी और कार्क की थी। ठीक है, मृत कोशिकाएं। लेकिन जो जीवित कोशिका है उसको सबसे पहले किसने देखा था, ल्यू बैन हक ने। ठीक है, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और नई कोशिकाएं केवल केवल क्या होती हैं, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो इसमें लिख देना आपको पूर्ववर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धपारगम झिल्ली भी कहते हैं या अर्धपारगम झिल्ली होती है। वनस्पतिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से बनी होती है। तो किससे बनी होती है वनस्पति कोशिकाओं की भित्ति, तो ये बनी होती है भाई साहब, कैसी बनी होती है, सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज की ये यहाँ पर कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति आपको पता है कि किन कोशिका में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पादप कोशिका में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोलते हैं, तो ये आपको पता है कि क्या बोल देते हैं, पावर हाउस, या इसी को बोल देते हैं बिजली घर। ठीक है, पावर हाउस या बिजली घर। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तो ये आपको पता है कि राइबोसोम करता है। हमारे लिए जो प्रोटीन है वो कौन बनाता है, राइबोसोम। कौन बनाता है, राइबोसोम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाभिक को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या बोल देते हैं, नाभिकीय झिल्ली, या इसको बोल देते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोल देते हैं, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, अगला, लाइसोसोम को कोशिका के बोलते हैं आत्मघाती थैली। क्या बोल देते हैं, आत्मघाती थैली। अब आप लोगों को मुझे कमेंट बताना है कि इसको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कैसा केंद्रक नहीं होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर आपको लिखना है 12वीं का, सुसंगठित नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, सुसंगठित नहीं होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक से घिरा होता है। तो किससे घिरा होता है, केंद्रक झिल्ली से। केंद्रक केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, किससे घिरा होता है, केंद्रक झिल्ली से। तो यहाँ पर ये जितने भी 13 की तरह विकल्प दिए गए थे वो सारे के सारे अपन लोगों ने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर सत्य सत्य में। तो इसके लिए मैं कलर कर लेता है चेंज। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पर हमें बताने हैं सत्य और असत्य। तो हमारे पास में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैं इन्हीं यहाँ पर लिखते जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, जीवन की कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो ये बिल्कुल हमारा कैसा है, सत्य है। अब सत्य लिखने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं करूंगा ऐसा टिक लगाते जाऊंगा। ठीक है, और जो गलत होगा उसको क्रॉस करते जाऊंगा। तो रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, तो ये भाई साहब असत्य है, उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बात बिल्कुल कैसी है, सत्य है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुव्यवस्थित केंद्रक पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल कैसी है, असत्य है, नहीं पाया जाता, सुव्यवस्थित नहीं होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक होते हैं। झिल्ली से घिरे अंगक होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है।
कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये असत्य है। ये पादप कोशिकाओं के अलावा ये जीवाणु, कवक और शैवाल में भी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कवक, जीवाणु और शैवाल में भी पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाचन केंद्र कहते हैं, तो असत। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा गृह कहते हैं, ये आपको पता है। राइबोसोम का कार्य वसा निर्माण है, तो असत्य। राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ मौजूद होता है यानी डीएनए होता है, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला, क्लोरोप्लास्ट केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल कैसी है? असत्य। रिक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, रिक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, तो ये बात कैसी है? बिल्कुल असत्य। और सभी कोशिकाओं में प्लास्टिड पाए जाते हैं, तो ये कैसी बात है? बिल्कुल यहाँ पर कैसी बात है? असत्य। सभी कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड केवल किस में पाए जाते हैं? प्लास्टिड केवल यहाँ पर पाए जाते हैं किस कोशिकाओं में? पादप कोशिकाओं में। प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं? केवल पादप कोशिकाओं में। ठीक है, जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो पादप में होते हैं, बाकी जंतु में नहीं होते, जबकि ये बोल रहे हैं सही में, तो इसलिए ये हो जाएगा असत। तो यहाँ पर ये सारे के सारे सत्ता सत्ता अपन लोगों ने सारे के सारे कर लिए हैं। कितने थे? 12। तो ध्यान रखिए 4 सत्ता सत्ता आने हैं। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये इनमें से आ सकते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अति लघुत्तरीय में हमारे पास में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें से हमारे पास में 3 आने हैं। तो आइए जल्दी से इन सभी के उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा आपके सामने, और ये क्वेश्चन आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने कौन भाई साहब? कहाँ गया भाई कलर? ये रहा आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ग्रेट कोहेड कोचिंग सेंटर, जो कि है तालगांव से। ठीक है, और यदि आप लोगों को किसी भी क्लास के एमपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस के नोट्स चाहिए, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय में हमारे पास में पहला क्वेश्चन। तो भाई साहब पहला क्वेश्चन क्या है? कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जीवों की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिका में एक अंतर क्या है? तो आइए जल्दी से देख लेते हैं एक अंतर। इसके लिए मैं कलर ले लेता ये वाला। हाँ, तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको मैं इससे रिप्लेस कर देता। हाँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो सुसंगठित होता है। ठीक है, छोटा सा अंतर। अगला, और यहाँ पर इसमें कई अंतर होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटी में एक क्रोमोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आपको कोई एक अंतर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। और आगे क्वेश्चन है हमारा तीसरा। प्लाज्मा झिल्ली क्या है? उसका कार्य क्या है? तो यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका का सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, जो किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन पर नियंत्रण करना होता है। यानी जो कोशिका के अंदर पदार्थ जाते हैं और उससे बाहर निकलते हैं, तो उन पर कंट्रोल करना कि कौन अंदर आएगा और कौन अंदर नहीं आएगा। ये क्या है? प्लाज्मा झिल्ली का कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कोशिका भित्ति क्या है? यह कहाँ पाई जाती है? तो पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कठोर निर्जीव आवरण होता है, जो कि सेल्यूलोज का बना होता है, और उसको ही कोशिका भित्ति कहते हैं। यह पौधे, कवक और जीवाणुओं में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला है पांचवा। कोशिका के दो अंगकों के नाम लिखिए जो केवल पादप में पाए जाते हैं। तो कोशिका भित्ति और प्लेस्टेड, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह श्वसन प्रक्रिया द्वारा भोजन जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न करता है। तो इसको पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि पावर हाउस का क्या मतलब है? सभी वस्तुओं को या सभी सिस्टम्स को पावर देना। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जीवन की जितनी भी विभिन्न गतिविधियां होती हैं उनके लिए ऊर्जा देती है एटीपी के रूप में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर छठवां। तो ये क्या कहता है? राइबोसोम का क्या कार्य है? राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य है? तो यहाँ पर देखिए, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा यानी भोजन में परावर्तित कर देता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। ये आप लोगों को अच्छे से पता है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से जल की उपस्थिति में और क्लोरोफिल मिल करके जो भोजन अपना खाना बनाते हैं, उस प्रक्रिया को बोल देते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में यानी कि भोजन में बदल देना क्लोरोप्लास्ट का क्या है? कार्य है। ठीक है, अगला,
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के दो उदाहरण लिखिए। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका ये दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कहता है, कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक जीवन की क्यों कहते हैं? तो संरचनात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि यह सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, और यह क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन की सभी क्रियाएं कोशिका के भीतर संपन्न होती हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक कहते हैं। और संरचनात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, अगला क्वेश्चन, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर द्रव की सांद्रता के बराबर होती है, मतलब किसी विलयन की सांद्रता है जो कोशिका के अंदर द्रव है, उन दोनों की सांद्रता कैसी है? बराबर। कोई बाहर से विलयन है उसकी सांद्रता और जो कोशिका के अंदर द्रव है यदि उसकी सांद्रता कैसी है? बराबर, तो उसे समपरासारी विलयन कहते हैं। ठीक है, इसमें जल को शुद्ध प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये क्या है क्वेश्चन, रसधानी का क्या कार्य होता है? तो रसधानी का मुख्य कार्य जल, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण करना तथा कोशिका को स्फीति प्रदान करना होता है। ठीक है, अगला, माइटोकॉन्ड्रिया के दो कार्य लिखिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है और कोशिका श्वसन का क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्या हो जाते हैं? अति लघुत्तीय क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग दीर्घवृत्तीय क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा एक आपके सामने कितने नंबर का आना है भाई साहब? 1 क्वेश्चन आना है, वो भी कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो आइए देख लेते हैं कि कौन सा आपके पास आने वाला है। पादप और जंतु कोशिका के बीच 4 अंतर लिखिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, तो गुण, तो कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित होती है, इसमें अनुपस्थित होती है। इसमें मतलब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती है। लवक इसमें उपस्थित होते हैं जैसे हरित लवक, जंतुओं में अनुपस्थित होते हैं। रसधानियां, एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है, इसमें छोटी होती है या होती ही नहीं है। तारक काय इसमें अनुपस्थित होते हैं जबकि इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये तो 4 अंतर लिख दिए हैं। और भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कि पादप कोशिका पेड़ पौधों में पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका बड़ी होती है, जंतु कोशिका छोटी होती है। ऐसे आप लोग और भी यहाँ पर अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, केवल अपन को 4 लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब? ये कहता है, इसके लिए तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कैसा दिखेगा? तो दिखता ही नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हटा दो और कलर ले लेते हैं कौन सा। हम्म, ओके, ये वाला ठीक है, ये चलेगा, बढ़िया है। देखो, तो अरे भाई रेजर क्यों, हाँ, प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसके संरचना एवं कार्य लिखिए। तो प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका के जीव द्रव को घेरने वाली एक पतली लचीली और चयनात्मक बारगम झिल्ली है। यानी जो कोशिका द्रव को घेरती है वो पतली लचीली और चयनात्मक होती है, उसको प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसकी संरचना, यह लिपिड प्रोटीन की दो परतों से बनी होती है। इसे फ्लूइड मोजेक मॉडल द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, अभी मॉडल क्या होता है इसकी चर्चा अभी अपन नहीं करेंगे। तो इसके कार्य क्या है, यह कोशिका को एक निश्चित आकार देती है। यह कोशिका के अंदर और बाहर अणुओं के परिवहन को नियंत्रित करती है। यह कोशिका की आंतरिक सामग्री की रक्षा भी करती है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हमारे सारे के सारे क्या हो गए हैं? आंसर्स फिनिश हो गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका सिद्धांत क्या है? इसे किन वैज्ञानिकों ने प्रदर्शित किया है? तो कोशिका सिद्धांत इसे 1838 से 39 में स्लाइडेन और श्वान ने प्रस्तुत किया था। दो वैज्ञानिकों ने, स्लाइडेन और श्वान ने प्रस्तुत किया था। इसके बाद में से ब्रिचो ने थोड़ा सा संशोधित किया यानी कि मॉडिफाई किया। तो इसकी मेन बातें क्या है? ये जो मॉडल है वो क्या कहता है कि सभी सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सभी जीव नई कोशिकाएं पूर्व मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए एवं उनके कार्य लिखिए। तो प्लास्टिड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हमारा कौन सा? क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ये हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, ये रंगीन, ये हरे रंग को छोड़ करके और बाकी रंग के होते हैं और ये फूलों और फलों को आकर्षण रंग प्रदान करते हैं। यानी कि जो फूलों और फलों का रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है।
ल्यूकोप्लास्ट ये रंगहीन होते हैं और स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों का भंडारण करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट की संरचना, कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक दोहरी झिल्ली वाला अंगक है। इसके अंदर तरल पदार्थ स्ट्रोमा भरा होता है। क्या भरा होता है? स्ट्रोमा। जिसमें थाइलाकोडस के ढेर होते हैं। किसके ढेर होते हैं? थाइलाकोडस के। और इनको ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। थाइलाकोडस में पर्णहरम पाया जाता है। पर्णहरम यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। इनका कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण को करना, जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग करके CO2 और जल से ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण करना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठवां क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, क्लोरोप्लास्ट की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल पर्णहरम सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह अवशोषित जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदलने के लिए उपयोग की जाती है, जो पौधे का भोजन है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन यानी कि O2 यहाँ पर सह उत्पाद के रूप में निकलती है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण का हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है? एक कोशिका एक कोशिका की रचना, यहाँ पर ये चित्र सहित बनाइए और कम से कम 4 भागों के नामों को भागों को नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, भागों के नाम लिखिए। यानी पूछा गया है कि कम से एक कोशिका का या तो पादप या जंतु कोशिका का चित्र बनाओ और यहाँ पर 4 भागों के नाम लिखो। तो देखो, ये मैंने यहाँ पर बना दी है कौन सी कोशिका, इसके लिए मैं कलर कर लेता है व्हाइट। तो देखो, ये कौन सी कोशिका है? यहाँ पर हमारी ये जंतु कोशिका। ठीक है, ज- ये हमारी यहाँ पर क्या है? एक जंतु कोशिका। ठीक है, अब जंतु कोशिका का ये हमारा क्या है? चित्र। और इसमें आपको क्या करना है? ये चित्र आपको बनाना सीख लेना है। वैसे तो आप लोगों ने इसको बनाना सीख लिया होगा। और यहाँ पर 4 की जगह क्या, मैंने तो सारे के सारे यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं, तो इसको प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, और ये देखिए क्या कहता है। ये कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के 4 प्रमुख अंगों के नाम और उनके कार्य लिखिए। तो यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका के 4 अंगों के नाम और उनके कार्य लिखना है। सबसे पहला है केंद्रक। तो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया या ऊर्जा एटीपी उत्पन्न करता है। अंतराद्रव्य जालिका प्रोटीन और लिपिड के संश्लेषण और परिवहन में मदद करती है। गोल्गी कण पदार्थों की पैकेजिंग, संशोधन और श्रवण का कार्य यहाँ पर करता है। तो ये हमारे होगा किसके? यूकेरियोटिक कोशिका के 4 अंगों के कार्य। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा 9वां। तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम का अर्थ है कि ये कुछ चयनित पदार्थों को अपने आर पार जाने देती है। जैसे उदाहरण देखिए, बड़ा मस्त है। यदि आप सूखी किशमिश यानी दाखों को लेते हैं और पानी में रख देते हैं, तो किशमिश की झिल्ली से पानी किशमिश के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि जो किशमिश की जो झिल्ली है, वो पानी के अणुओं को तो अंदर आने देती है, लेकिन उसके अंदर जो बड़े बड़े अणु होते हैं वो बाहर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इससे किशमिश में पानी प्रवेश कर जाता है और वह फूल जाती है। यह एक परासरण दाब का उदाहरण है। ठीक है, परासरण प्रक्रिया का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में 4 अंतर लिखिए। क्योंकि देखिए, जंतु और पादप कोशिका में तो बहुत पूछा, अब ये भी पूछ सकते हैं कि लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में लिखिए। तो इसका कार्य है कोशिकीय पाचन और अपशिष्ट का निपटान। इसका कार्य है एटीपी में ऊर्जा देना। इसकी एकल झिल्ली वाली थैली होती है, इसकी दोहरी झिल्ली होती है। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं, इसमें श्वसन एंजाइम होते हैं। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस कहते हैं। तो ये काफी मोस्ट यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ जाता है? कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में 4 अंतर लिखिए। तो आइए देख लेते हैं कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली के बीच 4 अंतर। तो ये केवल पादप, कवक और जीवाणु में होती है। प्लाज्मा झिल्ली सभी कोशिकाओं में। प्रकृति कठोर, निर्जीव और मोटी होती है। लचीली, जीवित और पतली होती है। पूर्ण पारगम होती है, चयनात्मक पारगम होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये बना है भैया पादप कोशिका का नामांकित चित्र। तो आप लोग इसको जरा देख सकते हैं। ये रहा आपका चित्र। ठीक है, ये आपका क्या है? पादप कोशिका यहाँ पर बेहतरीन चित्र। ठीक है, ये आपको बनाना सीख लेना है। ठीक है, आप लोगों ने सीख लिया होगा, कई बार बहुत प्रैक्टिस की होगी। ठीक,
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण दे करके, एक एक कार्य दे करके लिखिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो अंतःद्रव्य जालिका प्रोटीन व वसा का निर्माण और परिवहन का कार्य करती है। गोल्जी उपकरण पदार्थों की पैकेजिंग करता है, कोशिका के बाहर भेजता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी ऊर्जा बनाता है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करता है। रसधानियां जल और अन्य पदार्थों का भंडारण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका विभाजन क्या है या कितने प्रकार का होता है? तो जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनाती हैं उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। एक कोशिका है, इससे कितनी कोशिकाएं बन जाना? दो कोशिकाएं, तो ये कहलाता है कोशिका विभाजन। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। समसूत्री विभाजन, एक कोशिका में दो समान संतति कोशिका बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है और यह वृद्धि और मरम्मत के लिए होती है। जैसे एक कोशिका है, अब इसमें चार कोशिकाएं हैं, तो इससे कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? दो। तो ये तो हो जाएगा कोशिका विभाजन, लेकिन इसमें भी चार, चार इसमें क्या होंगे? गुणसूत्र, और इसमें भी चार, तो ये होगा समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब आ जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में चार संतति कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जनक की आधी होती है। इसमें क्या, ये लैंगिक जनन और युग्मक के बनाने हेतु आवश्यक होती है। देखिए, जैसे एक कोशिका है, इसमें मान के चलो 8 क्रोमोसोम है, 8 गुणसूत्र हैं। तो यहाँ पर इससे कितने बनेंगे? 4 कोशिकाएं बनेंगी। कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4। तो इसमें कितने होंगे? 2, इसमें कितने होंगे? 2, इसमें कितने होंगे? 2, और इसमें कितने होंगे? 2। तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है और जनक कोशिका से आधी होती है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा होगा, इसमें होंगे कितने? 4, इसमें होंगे कितने? 4, इसमें होंगे कितने? 4, इसमें होंगे कितने? 4, ये होगा। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम एक में 8 होंगे, लेकिन इनसे 4 कोशिकाएं बनेंगी और जनक कोशिकाओं से आधी होती है क्रोमोसोम की संख्या। तो इस प्रकार के विभाजन को बोल देते हैं अर्धसूत्री विभाजन। यानी एक कोशिका है, उससे 4 कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन जितनी जनक कोशिका में गुणसूत्र हैं उनसे आधे 4 कोशिकाओं में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को यहाँ पर सतत समझाइए। तो देखिए, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन समसूत्री चार भागों में, चरणों में होता है। सबसे पहले होता है प्रोफेज, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, क्रोमोसोम संग्रहित हो जाते हैं। मेटाफेज, क्रोमोसोम के मध्य एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज, क्रोमोसोम के जोड़े अलग होकर के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज, दोनों ध्रुवों पर केंद्रक झिल्ली फिर से बन जाती है और कोशिका विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती हैं। यहाँ पर इनका चित्र बनाना था। ठीक है, अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिका। तो ये पहले वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, तो ये तो आप लोगों ने पहले से ही याद कर लिया है। यहाँ पर सारे के सारे हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर बेहतरीन तरीके से कर लिए हैं। तो ये था बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके त्रैमासिक पेपर में आने वाले हैं। तो आप लोगों को इनको जल्दी से सीख लीजिए और मैं जल्द ही मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।